हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड के द्वारा 2024 के एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, उस मॉडल पेपर का आज हम लोग अकाउंटेंसी के मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे। ठीक है, और हम लोग इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करेंगे। आप बोलोगे कि सर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को क्यों सोल्व करवा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का तो आंसर दिया है, लेकिन रुको, जितना भी मॉडल पेपर का अब तक हम देखे हैं, हर मॉडल पेपर में कुछ ना कुछ एमसीक्यू का आंसर गलत है। एक आप इंग्लिश का ले लो, इंग्लिश में भी आपका आंसर गलत दिया है। बिजनेस स्टडी को ले लो, उसमें भी गलत दिया है। और ये अकाउंटेंसी को ले लो, इसमें भी 2-4 क्वेश्चन का आंसर गलत है। एक दो नहीं, 2-4 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को गलत है। ऐसे में अगर आप ये सोच के चलोगे कि नहीं भाई, मॉडल पेपर में जो आंसर दिया है हम उसी को रट्टा मार लेंगे, तो फिर भाई कल्याणी है आपका। इसलिए हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जो हम आप लोगों को बता रहे हैं वो जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर को करना। क्योंकि हम ना सिर्फ आपको उस क्वेश्चन को समझाएंगे, बल्कि उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो भी आप लोगों को समझाएंगे, जिससे आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ साथ बाकी क्वेश्चंस भी जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए जितना भी मॉडल पेपर हम आप लोगों को बता रहे हैं, जितना भी आप लोगों का सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट का हर एक मॉडल पेपर को एकदम अच्छे तरीके से करके रखना। जो आंसर दिया है उस आंसर पे ही बिलीव हमेशा मत करना आप लोग। ठीक है, चलो तो हम लोग सबसे पहले अकाउंटेंसी को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है हम लोगों का अकाउंटेंसी, जो 3 घंटा का समय रहेगा। मॉडल पेपर है हम लोगों का 2024 के लिए। एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल्ड में और बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। आप लोगों को अच्छे से ध्यान से सुनना और समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ये सब के बारे में हम लोग अभी जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल। ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन पे बोल रहा है अधिकारी का फार्म से संबंध होता है। द रिलेशन ऑफ ए पार्टनर विथ द फार्म इज। एक जो पार्टनर होता है उसका फार्म के साथ किस तरीके का रिलेशन होता है? तो एक जो पार्टनर्स जो होता है वो फार्म का ओनर भी होता है, और ओनर के साथ साथ एजेंट भी होता है। ओनर भी होता है और ओनर के साथ साथ एजेंट यानी कि अभिकर्ता भी होता है। तो देखो ऑप्शन में देखो, क्या ओनर दिया है? नहीं दिया है। एजेंट दिया है? हाँ दिया है। तो राइट आंसर होगा एजेंट। अगर मान लो कभी क्वेश्चन में दे जे ओनर एजेंट और नीचे बोल दे बोथ, तो बोथ क्वेश्चन को आपको टिक लगाना है। आया समझ में? एक पार्टनर्स जो होता है वो फार्म का ओनर भी होता है और ओनर के साथ साथ एजेंट भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा एजेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पर बोल रहा है पूंजी पर ब्याज को सामान्यता माना जाना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी जनरली बी रिगार्डेड एज। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटा जाता है उसको हमेशा हम लोग मानते हैं लाभ पर विनियोग, यानी कि एन एप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट पे जो है वो चार्जेबल होता है। ठीक है, अब ये जो हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हम लोगों का गुडविल का न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन दिया है। देखो अच्छा से करते हैं, बहुत सिंपल है। देखो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हाँ ध्यान से समझना। बोल रहा है क्वेश्चन पे यहां क्वेश्चन पे बोल रहा गया है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स वेयर ₹8,000, 12,000, 10,000 एंड 10,000। एक फार्म है जिसको 4 सालों में प्रॉफिट हुआ। पहला साल 8,000 का, दूसरे साल 12,000, तीसरे साल 10,000 और चौथा साल 10,000। बोला द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट विल बी। आपको क्या निकालने बोला? आपको बोला है कि गुडविल निकालो 2 ईयर्स नंबर ऑफ ईयर परचेज के बेस पे। तो हम सबको तो पता चल गया ये कि ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है। अब अगर गुडविल निकालने जाएंगे तो फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हम लोगों को सबसे पहले एपी यानी कि एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट को जोड़ो तो ये 8,000 प्लस ये हम लोगों का हो गया 12,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, और ये डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर। तो 4 साल है, 4 से डिवाइड करो तो टोटल जोड़ेंगे 8,000 और 12,000 20,000, 10,000 30,000 और 10,000 40,000। 40,000 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये हम लोगों का आ गया 10,000 रुपया। देखो 10,000 ये गुडविल नहीं आया है, 10,000 हम लोगों का आया है एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू, तो हमको पता है एवरेज प्रॉफिट है 10,000, इसको इनटू करेंगे नंबर्स ऑफ ईयर परचेज से 2 साल से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? ये मेरा आ जाएगा आपका 10 दूनी 20, यानी कि 20,000 आया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा।
कि गुडविल कितना आएगा, 20,000 रुपया आएगा। 20,000 ऑप्शन नंबर सी पे है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुडविल क्वेश्चन पूछेगा, गुडविल और सेक्रीफाइस रेशियो, इसके ऊपर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अच्छे से इसको आप लोग करके रखोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखो ये भी एक न्यूमेरिकल है और इसका भी आंसर जो है आप लोगों को गलत मेंशन किया गया होगा, इसलिए अच्छे से इसको समझना। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, थोड़ा साइड रखते हैं ताकि न्यूमेरिकल बना सके। देखो क्वेश्चन पे हम लोगों को यहाँ पे बोल रहा है, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन पे यहाँ पे बोल रहा है एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। एक्स और वाई है जो प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटते हैं, 2:3। ये उन दोनों का ओल्ड रेशियो है। इन फ्यूचर दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन इक्वल रेशियो। अब वो लोग डिसाइड कर रहा है कि आगे उन लोगों का न्यू रेशियो 1:1 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। विच पार्टनर्स विल सेक्रीफाइस इन विच रेशियो, आपको बताना है कि किस पार्टनर किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेगा। अब सिंपल सी बात है सर जी, अगर हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे, अगर हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक, तो यहां देखो सबसे पहले एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो है 2:3 और न्यू रेशियो है एक्स और वाई का न्यू रेशियो है इक्वल, यानी 1:1। क्लियर है सर जी। अब अगर सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे, पहले एक्स का, एक्स इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो होगा इसका 2/5 माइनस न्यू रेशियो 1/2। अब जब नीचे नीचे एलसीएम लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 5 यानी -1/10। अब अगर ये माइनस में चला गया तो इसका मतलब है -1/10 से ये तो गेन कर दिया, सेक्रीफाइस तो नहीं किया। हमको तो बोल रहा है कौन सेक्रीफाइस करेगा, एक्स तो गेन किया। ठीक है, चलो वैसे ही जब y का निकालेंगे तो y का ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस न्यू रेशियो 1/2 है, तो कंपेयर करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि 6 - 5 यानी कि 1/10 से सेक्रीफाइस किया। कौन, y सेक्रीफाइस किया 1/10 से। अब देखो कि y जो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 से, वो कहां है, ऑप्शन नंबर सी पे है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि y सेक्रीफाइस किया है आपका 1/10 से। आया समझ में। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत दिया है, थोड़ा सा इसको देख लोगे आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे बोल रहा है साझेदारी फार्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति के लेखे करने पर होंगे अंडर द अनरिकॉर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्ड एसेट ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म विल बी। यानी जब साझेदारी फार्म का पुनर्गठन किया जा रहा है उस समय अगर कोई अनरिकॉर्ड एसेट था जिसको लिखा नहीं गया था, अब अनरिकॉर्ड एसेट को लिखा जा रहा है, तो इससे पार्टनर्स को क्या होगा, इससे पार्टनर्स को गेन होगा। अनरिकॉर्ड एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो गेन होगा, और अनरिकॉर्ड एसेट को कहां रिकॉर्ड करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसी के जगह कभी कभी पूछ देता है अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी, कि जब अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो लॉस होगा, और अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी को रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। लेकिन यहां अनरिकॉर्ड एसेट बोला, अनरिकॉर्ड एसेट को लिखेंगे तो क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन होगा, यानी कि लाभ होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है त्याग अनुपात, सेक्रीफाइस रेशियो। तो हमको पता है सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 पे देखो बोल रहा है एक नया साझेदार फार्म में शामिल किया जा सकता है, ए न्यू पार्टनर्स में बी एडमिटेड टू ए फार्म। देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 में यह बताया गया है कि किसी भी पार्टनर को, नए पार्टनर्स, किसी भी पर्सन को नए पार्टनर के रूप में फार्म में एडमिट तभी किया जाएगा जब इसके लिए सभी ओल्ड पार्टनर एग्री हो। अगर मान लो कि ओल्ड पार्टनर ए, बी और सी, 3 पार्टनर है, ए बी सी ओल्ड पार्टनर है, और एक नया पार्टनर डी को फार्म में लाने का बात हो रहा है, तो ए बी सी ये तीनों पार्टनर अगर एग्री होगा तब जाकर के डी का एडमिशन होगा। अगर मान लो ए और बी एग्री हो गया और सी एग्री नहीं हुआ तो डी को एडमिशन नहीं मिलेगा। मेजोरिटी से एडमिशन नहीं मिलता है, हर पार्टनर एग्री होगा
तब जाकर के पार्टनर्स को जो है वो एडमिशन मिलेगा। और ये बोला गया है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का धारा 31 का उपधारा 1 में इस चीज को बताया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुराने साझेदारों की सहमति से विथ द कॉन्स्टेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, सभी पार्टनर राजी होगा तब उसका एडमिशन होगा नया पार्टनर का, नहीं तो नहीं होगा। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोल रहा है, नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित सामान्य संचय को हस्तांतरित किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। जब कभी भी फॉर्म न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो पुराना फार्म के पास यानी पुराना पार्टनर्स के पास कुछ भी हो, प्रॉफिट है, लॉस है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जनरल रिजर्व हुआ, या एपियर गुडविल या ओल्ड गुडविल हुआ, ये सभी चीज ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। सबको कहां मिलेगा भाई, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मिलेगा, क्योंकि सभी ओल्ड पार्टनर को मिलता है, न्यू पार्टनर को नहीं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 पे बोल रहा है हम लोगों का नए साझेदार के प्रवेश के कारण एक नए साझेदार के प्रवेश के कारण ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब कभी भी एक नए पार्टनर्स को फॉर्म में एडमिशन कराया जाता है तो इससे पुराने फॉर्म का यानी पुराने साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एमलगेमेशन। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और एमलगेमेशन, इन पांचों कंडीशन में से अगर कुछ भी होता है तो इससे पार्टनरशिप के बीच के रिलेशंस में चेंज आता है, जिससे साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होता है, यानी साझेदारी फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। पार्टनरशिप फॉर्म विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 पे क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। गुडविल इज पेड आउट टू द रिटायरिंग पार्टनर इन, उसके ओल्ड रेशियो में दिया जाता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पुराना लाभ विभाजन अनुपात में गुडविल का काम किया जाता है। जब कोई पार्टनर फॉर्म से रिटायर हो रहा है तो उसको गुडविल उसके ओल्ड रेशियो में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो 11 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, संपत्ति और दायित्वों के उनके पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। एसेट एंड लायबिलिटी इज शोन एट देयर रिवैल्यूड वैल्यू, यानी जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जो भी एसेट और लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो जितना का एसेट और लायबिलिटी अभी बचा हुआ है उस चीज को कहां दिखाते हैं, तो न्यू बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, नया आर्थिक चिट्ठा में। न्यू बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज के रीवैल्यूड अमाउंट को दिखाएंगे। जैसे अगर मान लो कि एक बिल्डिंग पहले था 1 लाख का, अब 10,000 से बिल्डिंग घट गया, तो 1 लाख में 10,000 घटा के वो जो 90,000 आएगा ना, उस 90,000 को न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, इसी को बोला जाता है रीवैल्यूड अमाउंट। अब देखो ये भी क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहा है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/4, 2/5 एंड 7/20। जेड रिटायर फ्रॉम द फॉर्म, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। ठीक है, एकदम अच्छा है, इजी क्वेश्चन है समझना। 3 पार्टनर थे, कौन कौन भाई था, एक्स, वाई और जेड। रेशियो है 1/4 इज टू 2/5 इज टू 7/20। सबसे पहले तो सर जी इसका रेशियो को बराबर करो, 4, 5 और 20 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। अब 4 को डिवाइड करेंगे हम लोग, 4 को डिवाइड करेंगे हम लोग 20 में, 5 आएगा। 5 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 इज 2। इसके बाद 5 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो 5 चौके 20, 4 बार में कटेगा। 4 को ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे 2 से, 4 दूनी 8 इज 2। ये तो 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो ये 20 को हटा देना, यानी 5 इज 2 8 इज 2 7, ये इसका रेशियो आया। अब इन रेशियो में से ये जो रेशियो आया है 5 इज 2 8 इज टू 7, अब बताओ रिटायर कौन किया है, सर जी रिटायर किया है हमारा जेड। तो अगर जेड रिटायर किया तो जेड का शेयर को छुपा दो, छुपा दिए। इसके बाद कौन कौन बचा, एक्स और वाई बचा। अच्छा, एक्स और वाई किस रेशियो में बचा, 5 इज टू 8 में, यानी यही उन दोनों का न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो होगा। तो 5 इज टू 8 यही इन दोनों का न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो होगा। समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे आगे वाला क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब है हम लोगों का 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे बोल रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 13 है।
बोला गया है किसी साझेदार की मृत्यु होने पर मृतक साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर द डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ हिज या हर ने हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल, उसके ख्याति के हिस्से से उसको क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो 13 का आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो क्या बोला जा रहा है। प्रीमियम पर निर्गमन से आशय है द पर्पस, यहाँ पर्पस नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए मीनिंग। द मीनिंग ऑफ इशू ऑन प्रीमियम इज, यानी जब कंपनी जो है कोई भी शेयर या डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू करता है उसका मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा बात है, कंपनी अगर प्रीमियम या शेयर पे डिबेंचर या शेयर को इशू किया है एट प्रीमियम पे इशू किया, इसका मतलब है कि अगर एट प्रीमियम बोलेगा तो इसका मतलब है कि जितना फेस वैल्यू है उससे उसको ज्यादा में बेचे हैं, यानी कि जितना उसका फेस वैल्यू था शेयर से उसको ज्यादा में बेचा गया है। ठीक है, यानी कि मान लो कि अगर कोई शेयर अगर सपोज कर लो 10 ईच था, कोई शेयर अगर ₹10 ईच था तो 10 का शेयर को 12 में बेचे, तो ये जो ₹2 ज्यादा में बेचे हैं ये प्रीमियम है। अगर कोई शेयर ₹100 का है तो ₹100 का शेयर को सपोज कर लो 120 में बेचे, तो ये जो ₹20 ज्यादा बेचे हैं वो उसका प्रीमियम है। इसका मतलब है कि जो इशू वैल्यू है वो उसका फेस वैल्यू से ज्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द इशू वैल्यू इज हायर देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करना। ठीक है, आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 पे बोल रहा है दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित की जाती है टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज इंक्लूड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैलेंस शीट में जब कभी भी कंपनी का बात होता है कि लाइबिलिटी में किस कैपिटल को जोड़ा जाता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेड अप कैपिटल। कंपनी को जो कैपिटल पेड होता है, जैसे अगर कंपनी मान लो मार्केट में शेयर बेचा है तो जितने शेयर होल्डर कंपनी का शेयर खरीदा है और कंपनी को जितना शेयर पेड अप हुआ है वही कंपनी के लिए एज ए लाइबिलिटी का काम करेगा, क्योंकि आगे जाके कंपनी इसको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो कंपनी के टोटल लाइबिलिटी में पेड अप कैपिटल को शामिल किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर पे देखो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन पे, जब्त अंश खाता का शेष उनके पुनः जारी होने के बाद हस्तांतरित कर दिया जाता है। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट री इशूड इज ट्रांसफर टू, यानी जब शेयर फॉरफिटेड री इशू, जब शेयर को फॉरफिटेड किए, फॉरफिटेड करके उसको दोबारा से री इशू कर दिए, उसके बाद जो बैलेंस बचा उसको कहां ट्रांसफर किया जाता है, तो उसको संचित पूंजी में यानी कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। इसी के लिए ही तो जर्नल एंट्री बनता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे बोल रहा है अंश जब्ती खाता का शेष को आर्थिक चिट्ठे के मद के अंतर्गत दिखाया जाता है। बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम, यानी जब कंपनी अगर शेयर को फॉरफिटेड किया है तो उस शेयर को कंपनी बैलेंस शीट में कहां दिखाएगा, तो शेयर है तो शेयर कैपिटल अकाउंट में उसको दिखाएगा, यानी अंश पूंजी खाते में दिखाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर पे बोल रहा है कंपनी के लिए अधिमूल्य पर ऋण पत्र का निर्गमन है फॉर द कंपनी प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचरीज। अगर कंपनी शेयर या कंपनी अगर डिवेंचर को प्रीमियम में इशू किया, यानी जो ज्यादा पैसा मिला है वो कंपनी के लिए कैपिटल गेन है, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ऋण पत्र जो कि मात्र सुपुर्दगी कर देने पर हस्तांतरित हो जाती है कहे जाते हैं। डिवेंचर्स विच आर ट्रांसफरेबल बाय ओनली डिलीवर इज कॉल्ड बिरियर डिवेंचर, उन्हें वाहक ऋण पत्र कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 19 हो गया। 20 नंबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खुले बाजार से क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है तो यह कहलाता है इफ डिवेंचर्स परचेज इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसल दीज आर, यानी सपोज कि अगर कोई कंपनी ओपन मार्केट से जो है वो डिवेंचर खरीदा, एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो किसी दूसरे कंपनी बी लिमिटेड का डिवेंचर खरीदा और उस डिवेंचर को अगर उस डिवेंचर को वो तुरंत कैंसिल नहीं किया, इसका मतलब है कि ए लिमिटेड जो बी लिमिटेड का डिवेंचर खरीदा है, इसका मतलब है वो उसके कंपनी में पैसा लगाया है, तब वो उसके लिए क्या होगा, डिवेंचर कहलाएगा। इसी को हम लोग ओन डिवेंचर बोलते हैं, OWN ओन डिवेंचर बोलते हैं। ठीक है, चलो देखो
यही चीज को देखो क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा, अपना ऋण पत्र कंपनी के वे ऋण पत्र होते हैं जिसे ओन डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी विच, जिसको कंपनी खरीदता है, जिसको कंपनी बाजार से खरीदती है और विनियोग के रूप में रखती है। द कंपनी परचेज फ्रॉम द मार्केट एंड कीप्स देम एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के रूप में कंपनी जो डिवेंचर रखता है वही ओन डिवेंचर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे बोल रहा है, एक स्वाधिकार उदाहरण है पेटेंट राइट इज द एग्जांपल ऑफ, तो ये कंपनी का इंटेंजिबल फिक्स एसेट होता है, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, रॉयल्टी, पेटेंट, ये जो भी चीज है ये मेरा इंटेंजिबल फिक्स एसेट होता है। बाकी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, वो मेरा फिक्टिटियस एसेट होता है। करेंट एसेट में आता है केस, स्टॉक, डेटर, बिल रिसेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एकड़ इनकम, ये सब मेरा करेंट एसेट होता है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रक्रिया के डॉट 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 है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द डॉट डॉट ऑफ कंपनी अकाउंटिंग प्रोसेस। यानी हमको सिंपल सा बात है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो नॉर्मली हम सबको पता है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट जो है वो ईयर के एंड में बनता है, अकाउंटिंग प्रोसेस के सबसे एंड में बनाया जाता है। इसलिए ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सबसे एंड प्रोडक्ट है, यानी अंतिम उत्पाद, इसको सबसे लास्ट में बनाया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 24 बोला गया है, वित्तीय विवरण में समाहित होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वित्तीय विवरण में हम लोग सिर्फ मौद्रिक सूचनाओं को यानी मॉनेटरी इंफॉर्मेशन को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वो जो मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो बोल रहा है, बोला गया है, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है। एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय ए कंपनी टू इट्स, एक कंपनी ईयर के एंड में जो एनुअल रिपोर्ट बनाती है, ये रिपोर्ट वो उसके अंशधारियों को यानी उसके शेयर होल्डर्स को दिखाने के लिए बनाती है कि भाई देख लो मेरे पास इतना इतना चीज जो ये चीज जो है बचा है, ताकि शेयर होल्डर ये जान सके कि उसको किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या किस कंपनी में पैसा उसको लगाना नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए शेयर होल्डर्स के लिए एनुअल रिपोर्ट बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 नंबर पे बोल रहा गया है, वित्तीय विवरणों की तुलना व्यवसाय की डॉट डॉट की प्रवृत्ति को इंगित करती है। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेट्स द ट्रेंड ऑफ डॉट डॉट ऑफ द कंपनी या ऑफ द बिजनेस। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी चीजों को दिखाता है। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है, कंपनी के परफॉर्मेंस को बताता है, कंपनी में कितना फाइनेंशियल पोजीशन है ये बताता है। तो इसीलिए ही हम लोग जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, ताकि हमको इन सभी चीजों के बारे में वहां से पता चल सके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, अनुपात मुख्य रूप से प्रत्यय की गणना करते हैं। डॉट डॉट रेशियोज आर प्रीमेरली मेजर्स ऑफ रिटर्न, रिटर्न के बारे में बताता है आपका लाभदायकता अनुपात यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बताता है आपको कि आप जो पैसा लगाए हैं वो कितना चांसेस है आपको वो चीज जो है वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, द्रव्यता के दो आधारभूत माप हैं, द टू बेसिक्स मेजरमेंट्स ऑफ लिक्विडिटी आर। तो हमको पता है लिक्विडिटी रेशियो के रिगार्डिंग दो चीज आता है, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, जिसको लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, चालू अनुपात और द्रव्यता अनुपात, यानी करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को हम लोग जो है वो क्विक रेशियो भी बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड में इस बार हमको नहीं पता कि क्यों नहीं दिया, हम पूछ रहे हैं आप हमको ये जो करंट रेशियो है, इस करंट रेशियो का आप हमको आइडल रेशियो बताओगे क्या होता है, और ये जो हम लोगों का लिक्विड रेशियो है इसका आइडल रेशियो क्या होता है। इन दोनों का आंसर आप लोग हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि करंट रेशियो का आइडल फॉर्मेशन यानी करंट रेशियो का आइडल रेशियो क्या होता है, और क्विक रेशियो का यानी लिक्विड रेशियो का आइडल रेशियो क्या होता है। ये दो क्वेश्चन का आंसर हम लोग आप हमको कमेंट करके बताओगे। हम भी जरा देखें कि यहां तक कौन स्टूडेंट वीडियो देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ताकि हमको पता तो चले कि कौन स्टूडेंट कितना पढ़ रहा है, कितना मेहनत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कैश बेसिस अकाउंटिंग है, यानी रोकड़ प्रवाह विवरण अमूमन रोकड़ पे आधारित होता है। हम लोग अभी अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े थे ना, ये बताता है कि कैश कहां कहां से आया और कहां कहां कैश गया। लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है क्वेश्चन पे,
फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट को कहां दिखाया जाता है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट को रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि वसूली खाता में दिखाया जाता है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट को नॉर्मली लाइबिलिटी कंसीडर किया जाता है और जो भी एसेट और जो भी लाइबिलिटी होता है उन सभी को रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता में दिखाया जाता है। इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट को भी हम लोग वसूली खाता में दिखाएंगे। आया समझ में? ठीक है, आई होप एक एक क्वेश्चन डिटेल्ड में अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपको कोई ऐसा लगता है जिसका आंसर हम आप लोगों को गलत बताएं या कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हम आपको जरूर समझा देंगे। और फिर से बच्चा आप लोगों को बोल रहे हैं, जितना भी आप लोगों का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का एक एक मॉडल पेपर के वीडियो को देख लेना। जो आपका आंसर शीट में जो आंसर दिया है वो कुछ आंसर जो है वो गलत दिया है, तो भाई अगर आप उसी चीज को रट्टा मारने लगोगे तो एग्जाम में भी आप गलत बना के आओगे। ठीक है ना? तो हमेशा जो है हम जो भी मॉडल पेपर आप लोगों के लिए कुछ भी वीडियो लाते हैं आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तभी हम वो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो एक भी वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अपने सभी दोस्तों के बीच जो है उसको शेयर कर दो। 1 बाय 1 करके हम आपके सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक और मन लगा करके पढ़ो, अपना पूरा 100% दो। बाय, टेक केयर।